हे यो व्हाट्स अप एवरीबॉडी। आज हम बात करने वाले हैं फार्म बिल 2020, जिसकी वजह से हमारे जो भारत के फार्मर्स हैं वो भी अभी स्ट्राइक पे हैं। तो कृपया करके पूरे ये पाँच पार्ट वीडियोस के पूरे देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ आए ये बेसिकली है क्या। फिर एक इंटेलिजेंट ओपिनियन आप बना सकेंगे अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों, चाहे अगर कोई आपका फार्मर, आपका कोई फ्रेंड हो तो आप ये वीडियो उसे दिखा सकते हैं टू बेसिकली अंडरस्टैंड कि सही में क्या फार्म जो गवर्नमेंट ने फार्म बिल 2020 लेके आए हैं वो क्या सही में बेनिफिशियल है या नहीं। तो यहाँ पर हम लोग तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि क्या था, क्यों चेंज लेके आए, कब लेके आए। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग इसको पढ़ने से पहले इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। एक्चुअली ये क्या था क्या। एक्चुअली 2016 में 2016 में मोदी जी ने बरेली की स्पीच में एक बात बोली थी कि हम लोग फार्मर्स की इनकम को डबल करेंगे। ठीक है, उसमें 7 स्टेप बताए थे कि हम क्या क्या करेंगे। उसमें से 3 ये थे कि फार्मर्स को हम कनेक्ट करेंगे ओपन मार्केट से। ठीक है, और उनको उनके जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है उससे हम बाहर आने का मौका देंगे। ट्रेडिशनल फार्मिंग क्या होती है वो मैं अभी बताऊंगा। उसके बाद उनको हम लिंक करेंगे इस फास्ट इकोनॉमी से। अभी जो हमारा एग्रीकल्चर जो फार्मिंग की पूरा ये फार्मिंग और एग्रीकल्चर का सेक्टर है वो भी बहुत पिछड़ा हुआ है। ठीक है, अब ट्रेडिशनली था क्या, अब इसके बहुत सारे फीचर्स हैं पर लेकिन दो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमें समझने हैं आगे का सारा एक्ट वैक्ट समझने के लिए, उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो हमारी मंडी, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है एपीएमसी, दैट इज़ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, एंड सेकेंडली एमएसपी, दैट इज़ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। पहले होता क्या था, पहले था क्या, मतलब अभी तक की क्या सिचुएशन थी कि जो फार्मर्स हैं वो अपना पहला प्रोड्यूस सिर्फ एपीएमसी दैट इज़ मंडी में ही बेच सकते हैं, वो बाहर किसी प्राइवेट सेलर को नहीं बेच सकते। इलीगली होता था, कैश में बेच दिया, कोई बिल कुछ नहीं हुआ, वो एक बात अलग है, पर लॉ में, कानून में ये लिखा है। ठीक है, अब हम लोग जो इस फार्म बिल को है 4 पार्ट में बांटेंगे, जब बोल सकते हैं इसको 4 एस्पेक्ट्स इसके पढ़ेंगे कि क्या जो 3 एक्ट आए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड हैं या नहीं। किसी भी एक्ट को हमेशा हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से ही चलना पड़ता है, भारत के संविधान के हिसाब से ही होने चाहिए, तभी वो वैलिड कहलाए जाते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ 3 पास्ड एक्ट्स, जो 3 एक्ट पास हुए हैं, जिसमें पहला एक्ट जिसको पॉपुलरली कहा जा रहा है एपीएमसी, सेकंड कहा जा रहा है एमएसपी, थर्ड कहा जा रहा है ईसीए। ईसीए की फुल फॉर्म होती है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। एमएसपी इज़ मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड एपीएमसी इज़ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। इन तीनों के अपने अपने पर्टिकुलर नेम्स भी हैं, वो हम तब डिस्कस करेंगे जब हम इन एक्ट्स को डिस्कस करेंगे। अभी मैं बस ये बता रहा हूँ कि जो हम फार्म बिल 2020 और ये पूरी सिचुएशन पढ़ने वाले हैं इसके 4 एस्पेक्ट्स बना के बैठेंगे। सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ 3 पास्ड एक्ट, ठीक है, जो 20 सितंबर 2020 में पास हुए हैं राज्यसभा में। सेकेंडली हम इन 3 एक्ट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले आ जाओ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी होती क्या है। ठीक है, हम पहले बात करने वाले हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिटी होती क्या है। ठीक है, कोई भी एक्ट जो बनता है शुड बी इन लाइन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कोई भी एक्ट बने, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, चाहे एनी एक्ट, वो सारे एक्ट जो है हमारे भारत के संविधान के हिसाब से होने चाहिए। और हमारे भारत के संविधान के अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, स्केड्यूल्स हैं, जिसमें बहुत सारी ऐसी बातें लिखी गई हैं कि जिनको हमारे भारत के नागरिकों को, भारत की सरकार को फॉलो करना है। ठीक है, तो हमारा कोई भी जो एक्ट है वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होना चाहिए। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो हमारे पास है वो है आईपीसी की धारा 309 दैट डील्स विद सुसाइड। अब हुआ क्या था कि आर्टिकल 21 कहता है कि राइट टू लिव। ठीक है भैया, अब 1980 में एक पर्सन थे जिन्होंने कहा भैया जीऊँ या मरूँ वो मेरे हाथ में है। तो मतलब राइट टू लिव इंक्लूड्स राइट टू डाई या राइट टू डेथ। ठीक है, तो ये माना गया। बट आईपीसी का सेक्शन 309 कहता था भैया अगर आप सुसाइड करते हुए पकड़े गए तो आपको 1 साल की इम्प्रिजनमेंट है। अब अगर सुसाइड अगर हो ही गई पूरी तो क्या ही जेल होगी। बट स्टिल अगर आप सुसाइड करते हुए पकड़े गए, आप जहर खाते हुए पकड़े गए या हाथ में आपके चाकू था या कहीं कूदते हुए पकड़े गए, तो आपको जो हमारे आईपीसी की धारा 309 है, आईपीसी सेक्शन 309 जो है वो आपको 1 साल की कैद अवॉर्ड कर सकती है। ठीक है, तो 1995 में इस आईपीसी की धारा 309 को रिपील कर दिया गया क्योंकि इट वाज कॉन्ट्राडिक्टरी या फिर इट वाज ओवर रूलिंग व्हाट्स रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 21। बट वो बात अलग है कि उसके 1 डेढ़ साल बाद एक सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच बैठी, उन्होंने कहा भैया नहीं ये चीज़ गलत है, तो उन्होंने सेक्शन 309 को रीइंस्टेट किया, मतलब वापसी लेके आए, और जो राइट टू लिव है आर्टिकल 21 को उसी को अमेंड कर दिया। उसमें क्या है कि अब राइट टू लिव डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई। ठीक है, अभी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि हमारा कोई भी जो एक्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन की इन लाइन होना चाहिए। मतलब बेसिकली हमारे जो आर्टिकल्स होते हैं शेल ऑलवेज प्रिवेल ओवर व्हाट्स रिटन इन दिस सेक्शन। तो अगर कोई ऐसा एक्ट जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, मतलब उसको मतलब है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ही हटकर है, तो भैया उसे रिपील कर दिया जाएगा।
अच्छा, अब कॉन्स्टिट्यूशनलिटी भैया चेक कैसे करें, उसके हमारे पास दो तरीके होते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ना है उस एक्ट को, उस एक्ट की सारी बातों को अच्छे से समझना है, और हमें उनको ये चेक करना है कि भैया हमारा कोई आर्टिकल या फिर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेड्यूल्स हैं उनसे हट के तो नहीं कोई बात कर दी कि कोई ऐसा जैसे राइट टू लिव का आर्टिकल हो गया, उसमें लिख दिया आपने एक्ट के अंदर कि भैया अगर आप किसी को मारना चाहो तो मार सकते हो। बेसिकली एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये बहुत ही लेमन्स लैंग्वेज में था। तो बेसिकली हमें चेक करना है कि हम आर्टिकल उस एक्ट को पढ़ेंगे और ये पता लगाएंगे भैया जो हमने एक्ट बनाया है वो हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है या नहीं। ठीक है, सेकेंडली हम उसको एक चीज़ और चेक करेंगे, और बेसिकली ना बीच में इसके एंड है, मतलब ये दोनों करने हैं। एक तो आपको उस एक्ट को पढ़ना है, सेकेंडली आपने ये चेक करना है कि भैया जो जिस तरीके से वो एक्ट बनाया गया है, मतलब प्रोसीजर दैट हैज़ बीन फॉलोड इन दी राज्यसभा एंड लोकसभा, बेसिकली इन पार्लियामेंट टू गेट द एक्ट ऑन बोर्ड इज़ वैलिड और नॉट। अब है क्या, लॉ में बहुत सारे प्रोसीजर्स लिखे कि भैया एक एक्ट कैसे बनते हैं, कि आप पहले लोकसभा में पास कराते हो, फिर राज्यसभा में पास होता है, फिर राज्यसभा के में पास होने के बाद पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट के एक्सेंट के लिए जाता है। तो क्या ये प्रोसेस प्रॉपर फॉलो हुआ था, नहीं हुआ था, राज्यसभा में जब ये प्रपोज किया गया था तो कैसे मेजॉरिटी, क्या वोटिंग हुई, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चेक करने के ये दो बेसिक स्तंभ हैं। क्या, एक तो रीडिंग कंटेंट ऑफ द एक्ट, reading content of the act with respect to constitution, and secondly checking the procedure adopted for passing such act। ठीक है, अब हम एक एक करके इन दोनों को क्या नाम है अनकवर करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिटी विद रिस्पेक्ट टू कंटेंट एंड कॉन्टेक्स्ट। अब सुप्रीम कोर्ट की ने कहा है कि अगर ये तीन चीज़ें 1 2 3 अगर स्टैंड करती हैं उस एक्ट के अंदर, उस कंटेंट के अंदर जो उस एक्ट के अंदर लिखा है, तो भैया वो कॉन्स्टिट्यूशनल है फिलहाल, अभी पहले पॉइंट तक। ठीक है, उसके बाद हम उसके प्रोसीजर पे जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कौन सी तीन चीज़ें बोली हैं? सबसे पहले बोली है कि भैया ये चेक करो कि उस एक्ट के अंदर जो बातें लिखी हैं वो आपके फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट तो नहीं कर रही। ठीक है, अगर कोई भी एक्ट आपके किसी भी फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो इट शैल बी रिपील्ड, मतलब उसे हटा दिया जाएगा, उस एक्ट को पावर में नहीं लाया जाएगा। ठीक है, और ये जान के आपको खुशी होगी कि जो 3 एक्ट हैं, एपीएमसी, एमएसपी और ईसीए, उनमें से कोई भी किसी भी फार्मर के किसी भी फंडामेंटल राइट को डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करता। अब बातें बनाने वाले अलग बात है कि भैया फार्मर कमा ही नहीं पाएगा तो वो जिएगा कहाँ से, ये तो आपने उनको मरने के लिए वो बोल दिया। या फार्मर, आप राइट टू स्पीच हो गया कि भैया फार्मर्स को आप बोलने नहीं दोगे। एक्चुअली आगे एक चीज़ पढ़ोगे कि जो एक बेसिक सा बता रहा हूँ कि फार्मर्स के साथ अगर कुछ गलत होता है तो वो सिर्फ एसडीएम तक या फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक अपील कलेक्टर तक ही जा सकते हैं। तो वो उनके राइट टू जो हमारा राइट टू एक्सेस टू जुडिशरी होता है वो ख़त्म करता है, पर ऐसा नहीं है। आप आगे पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि कोई भी फार्मर का राइट डायरेक्टली वायोलेट नहीं किया जा रहा। ठीक है, बाकी अभी आपकी जब आप पूरा पढ़ लोगे, जब मैं इसको पढ़ा दूंगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। सेकेंडली हमें चेक करना है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर, तो बेसिक स्ट्रक्चर में क्या होता है कि बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जिस पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के स्तंभ गड़े हुए हैं, दैट इज़ द बुनियाद जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की है। फॉर एग्जांपल फेडरलिज्म क्या होता है कि हमारे जो स्टेट और सेंटर है उनकी सबकी पावर्स डिफाइंड है, उनकी अपनी अपनी पावर्स है। तो कोई भी ऐसा एक्ट जो कि इस फेडरलिज्म को ख़त्म करता है, ये वन ऑफ द एलिमेंट्स है, इस फेडरलिज्म को ख़त्म करता है, शैल वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हेंस इट विल नॉट बी कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 चीज़ें चेक करने के लिए बोली थी। सबसे पहला चेक करो भैया फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, वायलेट तो नहीं हो रहे। सेकंड चेक करो भैया कोई ऐसा एक्ट तो नहीं बना दिया आपने कि बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट हो रहा नहीं हो रहा। अब बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट हो रहा नहीं हो रहा वो हम चेक करेंगे जब हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव पावर मैं आपको पढ़ा दूंगा। अब है क्या कि जो अभी बेसिक जो भी लड़ाइयाँ चल रही हैं उसमें लोगों ने ये कहा कि भैया हमारा बेसिक एलिमेंट हिला रहा है। क्या हिला रहा है भैया? फेडरलिज्म को ख़त्म कर रहा है। फेडरलिज्म का मतलब है कि भैया स्टेट और सेंटर की अपनी अपनी पावर्स हैं, पर लेकिन आपने जो एक्ट बनाया है वो ये चीज़ ख़त्म कर रहे हैं। तो अब आगे पढ़ोगे कि ऐसा कुछ नहीं है, वो मैं आगे आपको भी समझाता हूँ। अब हम पढ़ते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव पावर्स। अब है क्या, इसके लिए सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 के अंदर 3 लिस्ट दी गई हैं जिसमें डिफाइन की गई है स्टेट की अपनी पावर्स, जिस पे जो वो अपने जो स्टेट लिस्ट गिवन है जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी एंट्रीज़ हैं जिसके रिगार्डिंग सिर्फ स्टेट लॉ बना सकता है। यूनियन लिस्ट जिसके रिगार्डिंग कुछ ऐसे चीज़ें जिसके रिगार्डिंग सिर्फ सेंटर पावर बना सकता है, सेंटर लॉ बना सकता है। सेकेंडली कॉन्करेंट लिस्ट जिसके अंदर स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर बना सकते हैं। अच्छा, अब ये समझो कि अगर कोई ऐसा एक्ट जो कि किसी स्टेट की पावर से बाहर था, उस पर अगर कोई स्टेट
लॉ बना देता है तो वो सुप्रीम कोर्ट जो है उसे रिपील कर देगा, उसे हटा देगा। अगर सेंटर ऐसी हरकत करता है कि भैया स्टेट के हाथ में पावर थी, आपने बना दिया, तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसको हटा देगा एक्ट को। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे जो दिल्ली का वैट है, डी वैट है, अगर वो उसका लॉ सेंटर बनाता, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती, तो सुप्रीम कोर्ट उसको लॉ को ख़त्म कर देता, क्योंकि स्टेट के पास पावर थी। सिमिलरली जो सीएसटी था, सेंट्रल सेल्स टैक्स, मैं पहले की बात करूँ जीएसटी से पहले वाले की, तो सीएसटी के रिगार्डिंग लॉ जो है भैया सेंटर ही बनाएगा, स्टेट नहीं बनाएगा। अगर स्टेट बनाएगा तो सुप्रीम कोर्ट उसे कैंसिल कर देगी। ठीक है, अब आ जाओ, अब इन लिस्टों में लिखा क्या क्या है। बहुत सारी एंट्रीज़ हैं, पर हमारे जो एग्रीकल्चर स्पेसिफिक मैंने हैं वो मैं रेफर करी हैं। स्टेट लिस्ट के अंदर 3 एंट्रीज़ हैं। एंट्री नंबर 14 जो कहता है कि भैया एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी अगर सेक्टर होगा, कोई भी काम होगा, तो उस पर लॉ स्टेट गवर्नमेंट, उस पर्टिकुलर स्टेट की गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है। सेकेंडली, ट्रेड एंड कॉमर्स इन दैट स्टेट, उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर जो भी काम धंधा चल रहा है, इस ट्रेड और कॉमर्स का दोनों का मतलब अलग अलग होता है, बताता हूँ। काम और धंधा उस विद इन स्टेट के अंदर चलता है तो भैया उस पर उस स्टेट की सरकार ही लॉ बनाएगी। सेकेंडली, उस स्टेट के अंदर किसी भी तरह की प्रोडक्शन हो रही है, किसी भी तरह की सप्लाई हो रही है, किसी भी तरह की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है गुड्स और सर्विसेज की, दैट इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, तो सारी स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। तो बेसिकली अभी सिर्फ इतना पढ़ के हमें ये लगता है कि भैया हमारी स्टेट को ही एग्रीकल्चर के काम पे बनाने की, एग्रीकल्चर के काम पे लॉ बनाने की पावर है। तो भैया अब इतना पढ़ के तो लगेगा ही ऑब्वियसली कि भैया सेंटर ने 3 एक्ट कैसे पास कर दिए, उनके पास तो पावर ही नहीं थी। तो वो पढ़ने के लिए हमें एक हिस्ट्री जाननी पड़ेगी कि हमारे जो नेहरू जी थे 1954 के टाइम पे बहुत सारे ना लैंड रिफॉर्म्स लाने थे। तो अब ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 246 है, बहुत उनसे पहले का ही है, जब हमारे बी आर अम्बेडकर सर ने ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, तो उसमें सिर्फ स्टेट के पास पावर थी। अब ऑब्वियसली अब सेंटर को लैंड रिफॉर्म्स लेके आने हैं, अब सारी पावर अगर स्टेट्स के पास होगी तो भैया अब ये तो अब कोई स्टेट ना माने माने ना माने तो उसमें तो लड़ाइयाँ वही चलती रहेंगी। तो उन्होंने क्या करा, थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करी इन 1954। उससे एक कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर, सीधा यूनियन को पावर नहीं दी, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर एक एंट्री 33 डाली। उसमें क्या लिखा कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, और उसकी सब एंट्रीज के अंदर सारी एग्रीकल्चर और फार्मर से रिलेटेड में एंट्री सारी डाल दी। अब बेसिकली स्टेट के पास भी पावर है और यूनियन और स्टेट दोनों के पास पावर है। ठीक है, अब सिर्फ स्पेसिफिक पावर्स यूनियन के पास है ही नहीं एग्रीकल्चर के लिए, मतलब बेसिकली दोनों के पास पावर्स है कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। ठीक है, अब एक चीज़ और समझो, अब क्या नाम है, जो भी अब एग्रीकल्चर के ऊपर स्टेट बनाएगी वैलिड है, यूनियन बनाएगी वो भी वैलिड है। क्यों? अब अगर स्टेट में स्पेसिफिकली पावर है और यूनियन ने उस पर नहीं बनाया और स्टेट ने बना रखा तो भैया माना जाएगा। लेकिन अगर कॉन्करेंट लिस्ट के हम पढ़ें तो अगर सेंटर अगर एग्रीकल्चर के ऊपर कुछ बनाता है तो वो भी माना जाएगा। और अगर दोनों के दोनों एक ही पॉइंट पे अगर अपने दो कॉन्ट्राडिक्टरी लॉ, मतलब सेंटर ने भी एक एक्ट बना दिया और स्टेट ने भी एक एक्ट बना दिया, तो भैया सेंटर वाला हमेशा प्रिवेल करेगा। उसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी, कि सेंटर का लॉ हमेशा प्रिवेल करेगा स्टेट के ऊपर अगर कोई ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी लॉ बना दिया ऐसे पॉइंट पे जो कि भैया सेंटर के पास भी पावर थी और स्टेट के पास भी पावर थी। ठीक है, और डॉक्ट्रिन ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी कहता है कि सेंटर्स लॉ शैल प्रिवेल इफ कॉन्ट्राडिक्टरी बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट, स्टेट एंड सेंटर्स लॉ। ये कहाँ लिखा है? ये लिखा है आर्टिकल 254 के अंदर। अब इसी को मद्देनजर रखते हुए जो स्टेट लिस्ट की एंट्रीज थी उसका जब आप टेक्स्ट रीड करोगे तो वो स्टार्ट होते हैं सब्जेक्ट टू। अच्छा, एक बेसिक सा नॉलेज, लॉ के अंदर 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग। अगर ये किसी सेक्शन के आगे लिखा है इसका मतलब भैया भाड़ में जाए अगला सेक्शन, कहीं कुछ भी लिखाओ ये माना जाएगा। ठीक है, और एक होता है सब्जेक्ट टू को मतलब भैया उस दूसरे सेक्शन में लिखे गए चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आपने ये चीज़ लगानी है। तो जब आप स्टेट लिस्ट को पढ़ोगे पर्टिकुलरली एंट्री 14, 26, 27, तो आपको ये मिलेगा कि वो स्टार्ट होती है सब्जेक्ट टू। अब इसका क्या मतलब है कि भैया अगर एंट्री नंबर 33 के अंदर कुछ लिखा है तो हमें उसे मानना है, इसको मद्देनजर रखते हुए। ठीक है, ये क्यों हुआ? क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी थी। बेसिकली अब सेंटर ने जो भी बनाया है एक्ट एग्रीकल्चर के ऊपर, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर उनके पास पावर है, और अगर सेंटर उनसे कोई कॉन्ट्राडिक्टरी कुछ बनाती है लॉ तो भैया यूनियन का ही माना जाएगा, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट का ही माना जाएगा वो लॉ। क्यों? क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी है आर्टिकल 254 के तहत।
ठीक है, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, एक बहुत डीप, अब ये हमने पढ़ लिया। अब बेसिकली एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पढ़ रहे थे, उसके दो तरीके थे। सबसे पहला तरीका था कॉन्स्टिट्यूशनली विद रिस्पेक्ट टू कॉन्टेक्ट एंड कॉन्टेक्स्ट। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हमें बोला था भैया तीन चीज़ें चेक करो, क्या क्या, फंडामेंटल राइट्स, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और स्टेट्स लेजिस्लेटिव पावर। फंडामेंटल राइट हमने पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया। अब बताओ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हिला या नहीं हिला? नहीं हिला। फेडरलिज्म के अंदर कहा गया कि दोनों के पास अलग अलग पावर्स है। जी हाँ, दोनों के पास अलग अलग पावर्स हैं और सबने अपनी, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके ही ये क्या नाम है एक्ट जो है लागू करे हैं। अब तो फिर हमारा आंसर आ गया, दीज थ्री एक्ट्स आर इन लाइन विद द कॉन्करेंट लिस्ट, सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट रिपील सच एक्ट। ठीक है, ये मेरा एक बस एक जो हमने अभी आपको बताया उसके अकॉर्डिंग ही एक जजमेंट जो जय बोला ने पास करी है वो है। सुप्रीम कोर्ट अलग करेंगे तो वैसे वो करेंगे तो यही चीज़ें वहाँ पर नजर आएगी। अब आ जाओ दूसरा प्रोसीजर जो होता है चेक करने का, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी विद रिस्पेक्ट टू प्रोसीजर्स। अब इसको समझने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझना जरूरी है कि भैया भारत के संविधान के अंदर ये लिखा है कि कैसे कोई एक एक्ट पास होता है। ठीक है, इसको समझने के लिए आपको समझना एक ऑर्डिनेंस वर्ड जो मैं बार बार अब इसके अंदर यूज़ करूँगा। जब पार्लियामेंट इज़ नॉट होल्डिंग एनी सभा और मीटिंग, मतलब पार्लियामेंट अब बंद थी कोविड के चलते, तो वैसे ही अगर पार्लियामेंट अगर किसी रीज़न की वजह से बंद है और किसी भी तरह का कोई सभा नहीं बैठी जा रही, तो और बहुत इंपॉर्टेंट है कोई ऐसा एक्ट पास करना, तो प्रेसिडेंट जो है अपनी पावर्स यूज़ करके उस एक्ट को पास कर सकता है अपनी पावर्स यूज़ करके। ठीक है, बट जब पार्लियामेंट रनिंग में आएगी तभी विद इन 6 वीक्स फ्रॉम द डेट व्हेन पार्लियामेंट बिकम्स लाइव उनको ये जो एक्ट प्रेसिडेंट ने उस पीरियड में, जिस पीरियड में पार्लियामेंट बंद थी, वो रेटिफाई कराना पड़ेगा। अगर वो रेटिफाई नहीं कराया तो वो एक्ट इनवैलिड हो जाएगा, वो ख़त्म कर दिया जाएगा। वो बात अलग है कि फिर से सरकार ऑर्डिनेंस लेगी, फिर उसको पास हो जाएगा, वो एक अलग टॉपिक है। बस ऑर्डिनेंस क्या होता है, जब पार्लियामेंट का सदन, मतलब पार्लियामेंट में सभा नहीं बैठ रही होती, जब मीटिंग्स नहीं कर रहे होते, अगर बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया ऐसा का ऐसा एक्ट डालना है, तो ऐसा एक्ट आना ज़रूरी है, तो प्रेसिडेंट जो है अपनी पावर्स यूज़ करके उस एक्ट को लागू कर देगा। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको विद इन 6 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ पार्लियामेंट बिकम्स लाइव वो आपको रेटिफाई कराना है। ये लिखा का है, ये लिखा है आर्टिकल 123 देता है सेंटर्स को पावर कि अगर भैया सेंटर गवर्नमेंट चाहे तो प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करके आप करवा सकती है पार, और आर्टिकल 213 स्टेट्स को पावर देता है। ठीक है, तो हमने अब ऑर्डिनेंस समझ लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं भैया 20/9 को हुआ क्या। अच्छा, उससे पहले 5 जून 2020 उस दिन गवर्नमेंट ने 3 ऑर्डिनेंस सीधा पास कर दी, क्योंकि उस टाइम कोविड चल रहा था तो ऑब्वियसली पार्लियामेंट नहीं बैठ रही थी, और ये एक्ट पता नहीं क्यों उसी टाइम ज़रूरी था। बेसिकली सरकार ने इसमें कुछ मतलब क्या कहते हैं उसे, चंचलता, मतलब कुछ हरकतें करी हैं, बट ठीक है, विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन रह के करी हैं और फार्मर्स के अच्छे के लिए ही करी है, वो आपको बाद में जाके पता लग जाएगा। तो 5 जून 2020 को गवर्नमेंट ने 3 ऑर्डिनेंस पास कर दिए, सीधा एक्ट लागू कर दिए। ठीक है, अब ऑब्वियसली हम उन्हें विद इन 6 वीक्स फ्रॉम द डेट जब पार्लियामेंट लाइव आएगी तो उन्हें रेटिफाई कराना भी ज़रूरी है। तो पार्लियामेंट का जो मॉनसून सत्र जिसे हम कहते हैं वो स्केड्यूल था 14/9 से लेकर 1/10 के बीच, 1/10 के बीच। ठीक है, और उस पीरियड के अंदर मैंडेटरी था उन्हें ये पास कराना या रेटिफाई कराना, क्योंकि 6 वीक्स की डेडलाइन होती है। ठीक है, अब आ जाओ, अब देखो लोकसभा में तो इजीली पास हो गया वो, क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बीजेपी सरकार की मेजोरिटी थी तो आराम से हो गया। अब आते हैं राज्यसभा में। अब राज्यसभा में ऑन टेबल जब वो 20/9/2020 को लाया गया तो राज्यसभा में टोटल सीट्स होती हैं 242। ठीक है, उनको 122 फेवर वोट्स चाहिए थे, अगर सारे 242 लोग वोट करते हैं तो, सो दैट ये बिल जो है ये आगे पास हो जाता, सीधा प्रेसिडेंट के पास जाता। ओके, अब आ जाओ 20/9/2050 में टोटल वोटिंग डली कुछ 220 के आसपास, 210-220 के आसपास, जिसमें से 220 नहीं, 200 के आसपास वोटिंग डली, जिसमें से 105 के आसपास फेवर में थे और 105 के आसपास ही, मतलब ये सारी अप्रॉक्स फिगर्स हैं, 105 के आसपास ही सारे मतलब उसमें थे, अगेंस्ट में थे, और कुछ ने वोट नहीं करा। और वोट ना करना कहा जाता है कि एब्सटेनिंग फ्रॉम वोटिंग डज नॉट अमाउंट्स टू विरोध, मतलब आप वोट नहीं कर रहे हो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसके अगेंस्ट हो। अब ये किया किसने था? ये हुए थे शिवसेना और 1-2 सरकारें और थी, क्योंकि उन्होंने अपने अपने स्टेट्स में तो ये लागू करा था। अब लोकसभा में आप उसको पास करके आ रहे हो, राज्यसभा में आप उसे पास नहीं कर रहे हो, तो वो चीज़ गलत है। तो ठीक है, तो शिवसेना
ने एब्सटेन किया था, ऐसी 2-3 पार्टियां और थी जिन्होंने एब्सटेन किया था। दोनों की मेजॉरिटी, दोनों का 105 के आसपास, मतलब दोनों लेवल्स पे थे। और तो जो राज्यसभा के स्पीकर हैं उन्होंने आप ऑप्शन दिया कि भैया सिलेक्ट कमेटी को रेफ़र करो। अब होता क्या, सिलेक्ट कमेटी के लिए कभी भी कोई एक्ट बनता है तो सबसे पहले सिलेक्ट कमेटी को रेफ़र किया जाता है, ताकि वो इसको डिटेल्ड रिव्यू करें, उसका हर एक पहलू खोल के देखें। अब 20/9 को टाइम था नहीं रेफ़र करने के लिए, क्योंकि डेडलाइन वाज अप्रोचिंग, तो वो 6 वीक्स वाली, तो सिलेक्ट कमेटी वाज नॉट रेफर्ड। अब इससे हुआ क्या कि जो अपोजिशन पार्टी है, जो लोग विरोध में थे, वो और अपोजिट हो गए कि भैया ये तो गलत बात है, आपको सिलेक्ट कमेटी को दिखाना चाहिए था। अब हुआ क्या कि इतने जामगल में राज्यसभा के स्पीकर ने वॉइस वोट कराया। अब वॉइस वोट क्यों कराया? वॉइस वोट का सबसे पहला है कि पहले तो ये रूल्स के अकॉर्डिंग होता है। वॉइस वोट हमारे जो राज्यसभा के जो रूल्स लेट डाउन है उसके अंदर एक तरीका है वोटिंग कराने का, ठीक है। अब वॉइस वोट हुआ क्यों? एज पर दी राज्यसभा वोटिंग रूल्स, हर एमपी को अपनी सीट पे बैठे होने चाहिए, तभी वो वोट काउंट होता है। अब ड्यू टू कोविड-19 सोशल डिस्टेंसिंग का पंगा पड़ा हुआ था, तो सारे अपनी सीट्स को छोड़ के इधर उधर बैठे, ताकि 3-3 फुट का गैप हो। अब अपनी सीट्स पे थे ही नहीं, तो सीट्स पे जो बटन होते हैं उससे वोट नहीं हो सकता था, तभी वो 242 वोट्स नहीं कर सकते थे। वही कुछ लोग ऊपर भी बैठे थे फ्लोर पे, कुछ साइड्स में बैठे थे, कुछ एक्स्ट्रा चेयर्स लगा के बैठे थे, तो उस तरीके से नॉर्मल वोटिंग नहीं हो सकती थी। तो इसलिए अब उस दिन पड़ा वॉइस वोट। अब वॉइस वोट में वॉइस वोट में होता है कि भैया राज्यसभा के जो स्पीकर होते हैं वो सुन के वोटिंग डिसाइड करते हैं। मतलब आपको बोल देंगे भैया बताओ कौन कौन फेवर में है, 100 लोग चिल्लाएंगे कि हम फेवर में हैं। अब बताओ भैया कौन अगेंस्ट में, 110 लोगों ने चिल्लाया हम अगेंस्ट में। तो स्पीकर साहब को लगता है कि जो उनसे पक्ष में ज़्यादा आवाज़ थी भैया उन्हें मान लिया जाएगा। अब हुआ क्या उस दिन, अब सीटों पे तो थी नहीं, तो वॉइस वोट हुआ। तो वॉइस वोट में मेजॉरिटी से बिल पास कर दिया गया, ठीक है। अब लड़ाई इसी चीज़ की, भैया उसमें मेजॉरिटी थी या नहीं थी। ऑब्वियसली, क्योंकि अब आप तो अपोजिशन पार्टी बोलेगी ना भैया कि क्या नाम है, वो हमने वॉइस वोट से कराया, तो इसमें तो मेजॉरिटी थी नहीं। तो अब इसके लिए अब वो लोग गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब इसको आगे समझने के लिए एक आर्टिकल है, आर्टिकल 122, उसमें लिखा है भैया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन नॉट डील विद प्रोसीजर्स फॉलोड इन दी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के ऊपर उन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का कोई भी जुडिशियल पावर नहीं होती उनकी फंक्शनिंग के अंदर इंटरवेन करने के लिए। तो भैया ये तो मेंटेनेबल ही नहीं है कोर्ट के अंदर। तो बेसिकली आर्टिकल 122 से सुप्रीम कोर्ट के पास भी जाने का उनका राइट जो एक ऑप्शन था वो भी खत्म होगा। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन नॉट इंटरवीन इन दिस। तो बेसिकली हमने जो भी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का ये पूरा पढ़ा, ये जो मैंने एक्स्ट्रा ज्ञान है वो भी आपको बताता हूँ। जो भी हमने कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का पढ़ा वो सारा उसका सार एक बार समरी करते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल था या नहीं था। भैया कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक करने के लिए हमें 2 चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने बताई थी। भैया चेक करो कि वो उसका जो कंटेंट है वो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं। हमने 3 चीज़ें चेक करी, तीनों में हमें यही लगा, तीनों में हमें यही पता लगा कि भैया हाँ मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है। ना ही कोई फंडामेंटल राइट खत्म हो रहा था, ना ही कोई बेसिक स्ट्रक्चर खत्म किया, और स्टेट की लेजिस्लेटिव पावर जो थी उनको कभी भी ओवरराइड नहीं किया गया, क्योंकि हमारे सेंटर के पास भी अपनी पावर्स हैं इसके लिए बनाने के लिए, क्योंकि एंट्री 33 इंसर्ट करी गई थी एज पर 3rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1954 बाय नेहरू जी, ठीक है। और आर्टिकल 246 के अंदर ये तीनों लिस्ट दी हुई हैं। और सेंटर और स्टेट अगर दोनों कोई लॉ बनाते हैं तो उसमें से सेंटर का हमेशा प्रिवेल करता है। क्यों? बिकॉज ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी, ठीक है। अब उसके बाद हमने चेक करा कि भैया हमारे जो विद रिस्पेक्ट टू प्रोसीजर, जो प्रोसीजर फॉलो किया गया क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल था नहीं था। जो प्रोसीजर वॉइस वोट वगैरह हुआ वो सारा कॉन्स्टिट्यूशनल था। ऑर्डिनेंस जो पास किया उसको हमारा आर्टिकल 123 कहता है कि भैया ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट सर पास कर सकते हैं, ठीक है। और जो उस दिन वॉइस वोट हुआ वो भी हमारे जो राज्यसभा के वोटिंग रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग हुआ। मेजॉरिटी का जो भी राज्यसभा के स्पीकर थे उनको लगा कि भैया मेजॉरिटी है, जो लोग फेवर में है उनकी आवाज़ ज़्यादा है, तो उन्होंने उसको पास कर दिया। वॉइस वोट का रूल प्री कंडीशन होता है कि भैया जो नॉर्मल वोटिंग है वो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ कोविड-19 वो लोग अपनी सीट्स पे नहीं थे, ठीक है। थर्डली अब आगे मेजॉरिटी के चक्कर में लोग सुप्रीम कोर्ट जा नहीं पाते, क्योंकि आर्टिकल 122 कहता है भैया हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट डील विद द प्रोसीजर्स फॉलोड इन द पार्लियामेंट, ठीक है। तो बेसिकली हमने कॉन्स्टिट्यूशन की 2 चीज़ चेक करी थी कि क्या वो उसका कंटेंट या जो कंटेक्स्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है, जी हाँ है। सेकेंडली क्या प्रोसीजर फॉलो किया, जी वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से था, जी हाँ था। तो भैया कॉन्स्टिट्यूशनल तो ये तीनों एक्ट हैं,
ठीक है। अब एक पॉइंट जो इसमें हमारे दिमाग में आता है कि भैया फंडामेंटल राइट्स वाला, वो जब आप आगे आप 3 एक्ट पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कोई भी फंडामेंटल राइट वो नहीं किया गया, मतलब हटाया नहीं गया। आपके पास फार्मर्स के पास सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। अब एक्स्ट्रा ज्ञान, इवन इफ उस दिन जिस दिन वॉइस वोट हुआ, जो राज्यसभा के के स्पीकर हैं वो मान लेते कि चलो कोई नहीं, मेजोरिटी नहीं, अभी भी हाफ हाफ है, तो हम ये बिल पास नहीं करते, राज्यसभा में पास नहीं होता। तो उस चीज़ को कैसे डील करती है हमारी एनडीए सरकार? एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक पावर दी गई है, राज्यसभा के पास एक ऑप्शन दिया गया है कि भैया वो जॉइंट सिटिंग के लिए अप्लाई कर सकता है। जॉइंट सिटिंग में क्या होता है कि अगर कोई बिल लोकसभा में पास हो गया और राज्यसभा में पास नहीं होता, तो राज्यसभा जो गवर्नमेंट है वो जॉइंट सिटिंग के लिए बोल सकती है, ठीक है। अब जॉइंट सिटिंग का क्या, इवन इफ ऑन 20 सितंबर 2020 राज्यसभा में बिल पास नहीं होता, देन एनडीए हैड ऑप्टेड फॉर जॉइंट सिटिंग, मतलब जब लोकसभा में पास होता और राज्यसभा में पास नहीं होता, देन जब तो क्या होता है, दोनों के दोनों हाउसेज जो है साथ बैठते हैं और टोटल सीट्स होती है 785 उसके अंदर से। लोकसभा के अंदर होती है 543 और राज्यसभा के अंदर होती है 242। तो उस टाइम पे बिल पास करने के लिए उन्हें वोट चाहिए होते 393, और जो बीजेपी जो है वो स्विफ्टली ले जाती क्योंकि उसकी ऑलरेडी मेजॉरिटी है। इवन इफ शिवसेना और 2-3 पार्टियां और जो है एब्सटेन करती, तो स्टिल जितने भी उनके एमपीज़ हैं सारे फेवर में ही डालते वोट, तो अपने आप ही इस तरीके से भी जॉइंट सिटिंग से भी वो बिल पास होता। तो कॉन्स्टिट्यूशनल हमेशा रहता। कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी में इन तीनों बिल्स, तीनों एक्ट्स के कोई भी किसी भी पहलू में कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और समझ लो, एंटी डिफेक्शन लॉ का एक क्लॉज आता। अब होता क्या है कि जब एक पार्टी एक रिट फाइल कर देती है, मतलब हमने एक भैया एक डिसीजन छोड़ दिया, तो सारे एमपीज़ को उसी के अकॉर्डिंग ही वोट करना है, ठीक है। अगर कोई भी एमपी उसके एमपी या एमएलए, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ दोनों स्टेट, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लगता है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग एमपीज़ को या एमएलएस को अपनी पार्टी के अकॉर्डिंग ही वोट करना है। अगर कोई अगेंस्ट वोट करता है तो उसकी जो एमपीयरशिप है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंटशिप है, वो रद्द कर दी जाती, ठीक है। तो ऑब्वियसली बीजेपी ने तब भी जीतना था। तो अब ये था हमारा पहला एस्पेक्ट कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल थे। जी हाँ, वो कॉन्स्टिट्यूशनल थे। अब आगे आने वाले पार्ट्स में हम पढ़ेंगे एक एक एक्ट करके, ठीक है। ये 5 या 6 वीडियो का 5 या 6 पार्ट की वीडियो होने वाली है। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए हाउ वाज द वीडियो। कुछ सजेशंस अगर आपके हों तो बहुत अच्छी बात है। बाकी भाइयों के चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरा नाम है जयदीप भोला। एक हमारे और पार्टनर है ऋषिराज शर्मा, वो डालते हैं ऑडिटिंग वगैरह की वीडियोज़। तो अब बाय बाय।